नमस्कार बच्चों। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कहानी शिक्षण। हम अपनी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने कहानी शिक्षण स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कहानियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें घटना प्रधान कहानियाँ आती हैं, समस्या प्रधान कहानियाँ आती हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ होती हैं और कुछ चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं। घटना प्रधान कहानियाँ यानी जो किसी एक घटना पर आधारित होती हैं। चरित्र प्रधान कहानियाँ जो किसी व्यक्ति या किसी नायक या नायिका के चरित्र को उजागर करने वाली कहानियाँ होती हैं, उन्हें चरित्र प्रधान कहानियाँ कहलाती हैं। समस्या प्रधान कहानियाँ मतलब किसी समस्या को उठाया गया है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, जैसे बाल विवाह की समस्या है या गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। इस तरह से जब किसी समाज में जो व्याप्त किसी सामाजिक समस्या को दिखाया जाता है किसी कहानी में, तो उसे हम कहते हैं समस्या प्रधान कहानियाँ। फिर मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जैसे अगर आपने सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखी हुई कहानी है शेखर एक जीवनी, उसमें शेखर की जो मन की भावनाएं हैं उनको दिखाया गया है। तो ऐसी कहानियाँ जिनमें मानव मन की जो भी अंतर्द्वंद्व है उसको दिखाया जाता है, बाल मन की प्रवृत्तियों को दिखाया जाता है, किशोरावस्था की जो प्रवृत्तियां हैं उसको दिखाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रकार की कहानियाँ थी, मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। उसके बाद हमने कुछ बिंदु पढ़े थे कि कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि एक कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु का मतलब कहानी यानी आखिर उसमें चल क्या रहा है। सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि कहानियों का कोई ना कोई प्रकार होगा, तो इनमें से कोई भी टाइप की कहानी चल रही होगी वहां पे, तो कथा वस्तु होना कहानी की बहुत ही जरूरी है। अब ये जो कथा वस्तु है ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसके साथ ही क्या होना चाहिए, पात्र और चरित्र चित्रण, मतलब पात्रों का ज्ञान कराया जाता है कहानी में कि कौन क्या है। ऐसा नहीं है कि नाटक की तरह लिखा जाता है कि ये व्यक्ति इस चीज का रोल प्ले कर रहा है, ये व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ पे कहानियों में क्या होता है, कहानियों में पात्र अपने आप जो क्रियाएं करते हैं उससे ही हमें पता चल जाता है कि उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, इस तरह से पात्र होते हैं। और चरित्र चित्रण मतलब उनके जो संवाद होते हैं या उनका जो क्रियाकलाप होता है उससे ही हमें पता चल जाता है कि वो पात्र किस चरित्र के हैं, उनका चरित्र का गुण क्या है। यानी कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो हमें पता चल जाता है, उसका जो क्रियाकलाप है वो कहानी में पढ़ करके सुन करके हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस टाइप का है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति छल कपटी है या बेईमान है तो उसके क्रियाकलापों से भी हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। उसके जो वहाँ पे हाव भाव या जो उनकी क्रियाएं होती हैं या जो उनके संवाद होते हैं वो सब ये क्लियर कर देते हैं। इसके साथ ही कथोपकथन क्या होता है, जो बातें करते हैं आपस में, ये जो पात्र हैं ये जो आपस में बातें करते हैं उन्हें कहा जाता है कथोपकथन। कथन प्लस उपकथन, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बातें करते हैं ये आपस में, तो ये जो विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं आपस में, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये होता है कथोपकथन। ठीक है, इसके अलावा देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण का मतलब क्या हुआ कि पीछे का वो सीन कहाँ का है, जो दिखाया जा रहा है वो सीन कहाँ का है, ये होता है देश काल या वातावरण। तो एक वहाँ पे किसी जगह की बात हो रही हो, जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो एक इस नाम का एक गांव था, उसमें ये लोग रहते थे, ऐसा कुछ होता है ना, एक स्थान की बात होती है ना, गांव की बात है या किसी शहर की बात है, या सिंपल सी बात है कि कहाँ की वो कहानी है, कहाँ का वो वाक्य है जो उस कहानी में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये तरीका, ये चीज क्या होती है, ये देशकाल या वातावरण होता है। फिर उसके बाद संवेदनशीलता। कहानी तब तक कहानी नहीं कही जा सकती जब तक कि उसमें संवेदनशीलता ना हो। संवेदनशीलता का मतलब ये है कि हम उससे जुड़ना चाहिए। देखिए, जब आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं या छोटे बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो आप देखा करो बच्चे उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। अब ये तो हो गई बच्चों की बात। अगर हम अपनी भी बात करें स्टूडेंट
होता है कि जैसे हम आप ये मान लीजिए कहानी का रूप ही है मूवी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक कहानी चल रही होती है हमारी आंखों के सामने। उन 2-3 घंटों के दौरान जब हम वहाँ पे थिएटर में बैठ करके या घर में ही बैठ करके मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम भी अपने आप को नायक और नायिका की तरह ही फील करने लगते हैं। हमें ये लगता है हीरो अगर खुश हो रहा है तो हमें खुशी हो रही है, हीरो अगर दुखी हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अंदर वो संवेदनशीलता फील करते हैं कि अगर हीरो दुखी है, हम दुखी हैं, कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं, है ना, कई लोग तो वहां रोने भी लग जाते हैं। तो यही तो संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता मतलब हमारे भाव, हमारे जो भी कहानी है उसके पात्रों के साथ जुड़ गए हैं। जैसा हमारे पात्र फील करते हैं वैसा ही हमें फील होता है। ये होता है संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता का गुण होना बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा है भाषा शैली। भाषा शैली अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहानी के मुख्य जो तत्व है उसके अंतर्गत आती है कि भाषा शैली कैसी है। ठीक है, भाषा, सबसे पहले तो भाषा कैसी है, क्योंकि भाषा आपको पता ही है, कोई भी कहानीकार है वो अपनी भाषा में लिखता है। तो यहाँ पे ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है, भाषा की शैली कौन सी है। शैली आपको पता ही है कौन सी होती है, वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है। तो वो शैली कैसी है। ठीक है, पत्रात्मक शैली होती है, कोई कहानी किसी को पत्र लिखने के रूप में बताई जाती है, ऐसी भी कहानी होती है। ठीक है, पत्रात्मक शैली में क्या होता है कि पत्र जैसे किसी को लिखा जाता है तो उस रूप में कहानी चल रही है। इवन यहाँ तक कि जो हिंदी की बाकी विधाएं आपको पता ही है, आत्मकथा वगैरह होती हैं, तो आत्मकथा भी पत्रात्मक शैली में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके साथ ही भाषा शैली भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है उद्देश्य। तो किसी ना किसी कहानी को बताने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही होगा। सबसे पहली बात तो कहानी का प्रकार भी उसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है कि हम कहानी किस प्रकार की लिख रहे हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य यही हो जाता है कहानी को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का कि आखिर हम इसमें से क्या दिखाना चाहते हैं। हम उस घटना से सबको अवगत कराना चाहते हैं अगर हमने घटना प्रधान कहानी लिखी है तो, या फिर हम किसी समस्या के बारे में दूसरों को अवगत कराना चाहते हैं, दूसरों को भी उस समस्या से परिचित कराना चाहते हैं, या ये बताना चाहते हैं कि वो समस्या बहुत बुरी है और बहुत बड़ी है जिससे कि हमें सब मिल करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रकार कौन सा है कहानी का। तो ये भी क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी का या कहानीकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है उस कहानी को लिखने का या पाठकों के सामने, श्रोताओं के सामने लाने का। तो ये होते हैं कहानी के तत्व, जिसमें हमें चाहिए कथा वस्तु, हमें चाहिए पात्र और फिर उनका चरित्र चित्रण होना चाहिए, फिर होना चाहिए कथोपकथन, उनके डायलॉग्स जिसको कहते हैं, फिर देश काल या वातावरण यानी प्लेस का पता होना चाहिए, कहानी किससे संबंधित है, किस जगह से, किस प्लेस से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है। संवेदनशीलता, हम उस कहानी से या श्रोता या पाठक उस कहानी से पूरी तरह से मन से जुड़ जाए, ऐसी संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें। यानी कहते हैं ना किसी चीज का बहुत ही मार्मिक चिंतन करना। ठीक है, मार्मिक चिंतन का मतलब क्या होता है, मर्म को दिखाना। मर्म को दिखाना मतलब वास्तव में अगर उसके पात्र, कहानी के पात्र अगर दुखी हैं तो ऐसे उनके दुख को व्यक्त करना कहानीकार के द्वारा, उनके व्यक्त किया जाना कि हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाए, उनको दुखी देख करके हम भी अपने अंदर उस दुख को फील कर सकें, उनको खुश देख करके हम भी खुश हो सकें। तो ये क्या होती है, संवेदनशीलता, ये गुण होना चाहिए, या ये कथा वस्तु का, ये कहानी का ये तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भाषा शैली और फिर उद्देश्य। तो इस तरह से ये कहानी के तत्व हैं। और पिछली कक्षा में इस कथा वस्तु के बारे में भी आपको डिटेल में मैं बता चुकी हूँ कि कथा वस्तु में प्रासंगिक और ये सब कुछ 2 प्रकार की कथाएं चलती हैं। तो ये कहानी के तत्व हैं। अब हम आते हैं कहानी शिक्षण का महत्व। देखिए, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कहानी शिक्षण।
और हमारे यहाँ पे एक विधा के रूप में लगाया गया है, तो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होगी। एक चीज जो मैं आपको पिछली कक्षा में भी बता चुकी हूँ, कहानी एक विधि भी है। आप सभी जानते हैं हिंदी में एक विधा भी है और विधि भी है, शिक्षण विधि भी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को कहानी विधि से पढ़ा सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर आपने वहां पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख चुके हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगर इस कहानी विधि से आप किसी भी सब्जेक्ट को जैसे कि पढ़ा सकते हैं, और हमारे यहाँ पे इसको एक विधा के रूप में लगाया गया है। विधा के रूप में लगाने का मतलब क्या है कि हमने इसको एज अ टीचर, हिंदी शिक्षक हैं हम, हिंदी को पढ़ाना है, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ इसी तरह से जैसे मैं हिंदी की शिक्षक हूँ, आपने टीचिंग में हिंदी सब्जेक्ट लिया है, आप भी हिंदी के ही शिक्षक हैं, तो आपने हिंदी के अंतर्गत कहानी को कैसे पढ़ाना है या कहानी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। जैसे कि जो हिंदी का शिक्षक है वो हिंदी की विधा के अंतर्गत उसको नाटक को भी पढ़ाना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में। हमारे काफ़ी सारे शिक्षण लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, ये शिक्षण 6 प्रकार के आपको दिखाई देंगे यूनिट 3 में, जिसके अंतर्गत गद्य, पद्य और नाटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और चौथा ये शिक्षण चल रहा है हमारा कहानी शिक्षण। तो एक शिक्षक है जो हिंदी का, उसको इन सब विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसको गद्य पढ़ाना भी आना चाहिए, उसको पद्य पढ़ाना भी आना चाहिए, उसको रचना शिक्षण जैसे पत्र वगैरह कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, ये लिख करवाना आना चाहिए। इसके अलावा उसको व्याकरण पढ़ानी आनी चाहिए, उसको कहानी पढ़ानी आनी चाहिए, उसको नाटक पढ़ाना आना चाहिए। इस तरह से मुझे सारी विधाएं आनी चाहिए कि कक्षा में बच्चों की पुस्तकों में जो इतनी सारी विधाओं के अंतर्गत लेसन्स लगे होते हैं वो सब पढ़ा सके, ऐसे उसको निपुण करना है। इसीलिए तो बीएड में यहाँ पे आपके लिए ये लगाया गया है कहानी शिक्षण, कि आप कहानी भी देखो कि कहानी को कैसे पढ़ाना है। अब देखिए, अब है कहानी शिक्षण का महत्व। कहानी शिक्षण के महत्व के अंतर्गत कहानियां बच्चों को पढ़ाया जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहानियां क्या करती हैं, बच्चों का मनोरंजन करती हैं, मनोरंजन करती हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने दादी नानी के पास क्यों जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए। अगर बच्चों को कहानियां अच्छी नहीं लगती हैं, अगर बच्चों की इंजॉयमेंट नहीं होती है, तो बच्चे क्यों कहते हैं रोज रात को कहानी सुनाने के लिए। आप किसी ऐसे टीचर को देखिए जो अपनी कक्षा में अगर 40 मिनट का पीरियड है और वहाँ पे वो 30 से 35 मिनट तक पढ़ाता है और लास्ट 5 मिनट में कोई कहानी सुनाता है, या ये कह सकते हैं मान लो आधी ही कहानी सुना देता है, दूसरे दिन उसका जो भी क्लाइमैक्स है, जो भी रिजल्ट है, जो भी उसका लास्ट का जो भी होता है वो लास्ट में बताता है, अगले दिन बताता है, तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे बहुत खुश होंगे उस टीचर से। टीचर्स अपने स्टूडेंट के साथ अपने रिलेशन को भी इस विधि से सुधार सकते हैं, भले ही वो शिक्षक कुछ भी पढ़ाता हो, चाहे वो मैथ्स का टीचर है, चाहे वो साइंस का टीचर है, चाहे वो एसएसटी का टीचर है, वो क्या करे, वो कुछ ना कुछ 2-4 दिन के बाद या डेली में ही 2-4 मिनट के लिए कोई कहानी सुना दे कक्षा में। आप देखा करो बच्चे उसकी ओर अपने आप ही या उनके नॉलेज की ओर अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चे जैसे घर में दादी नानी या मम्मी पापा से रात को कहानी सुनने के लिए कहते हैं ना कि हमें कहानी सुनाओ, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका मनोरंजन होता है इससे, क्योंकि उन्हें कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला कारण है कहानी शिक्षण को लगाने का, आपके सिलेबस में कह लो या फिर बच्चों की किताबों में कह लो लगाने का, या फिर कहानी को पढ़ाने का जो सबसे पहला महत्व हमें दिखाई देता है, तो वो है मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। इसके बाद है नैतिक विकास में सहायक। नैतिक विकास, नैतिक शब्द को देखिए, नीति शब्द से बना है। नीति का मतलब क्या होता है, सदाचार, सही गलत का पता चलना, ठीक है। तो यहाँ पे नैतिक विकास किस तरह से संभव है, तो कहानियां कोई ना कोई संदेश अवश्य देती हैं, आपको पता ही है, कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है। आप बच्चों को अगर कोई कहानी बना करके भी बता रहे हैं, तो आप क्या करें, अगर स्टूडेंट्स में कोई भी ऐसी आदत है जो सही नहीं है, आपने उनको
बहुत बार टीचर्स ऐसा जो इस विधि है या इस कहानी जो हमारी विधा है उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैसेज देना ना, बच्चे को किसी आदत से दूर रखना है या बच्चे को कोई मैसेज देना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, तो आप क्या करते हैं, किसी और बच्चे का नाम लेकर के, जैसे सोहन था, राम था, राजू था, मोहन था, ऐसा कुछ, और फिर उसे कहानी बना करके कि वो भी ऐसा करता था, तो बच्चा जब उस कहानी को सुनेगा तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि मैं भी ऐसा करता हूँ, और अगर उसको ये पनिशमेंट मिली या उसके साथ ऐसा करने पर कुछ गलत हुआ तो ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, और वो मैसेज उसमें बदलाव लेकर के आएगा। तो ऐसे तरीके भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नैतिक विकास का मतलब सदाचार की भावना को बच्चे में डालना, बच्चे में जो भी बुराइयां हैं, जो भी गलत चीजें हैं उनको बाहर करना और सद्वृत्तियों का उसमें विकास करना, यही कहलाता है नैतिक विकास। तो हम बच्चे में नैतिक विकास भी बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, या ये कह सकते विकसित कर सकते हैं। नैतिक विकास में ये बहुत ही सहायक होता है कहानी शिक्षा, क्योंकि कहानियां कोई ना कोई मैसेज जरूर देती हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, जैसे कहानियों के लास्ट में जब हम बच्चों को कहानी सुना चुके हों तो उनसे पूछना चाहिए कि इससे आपको क्या संदेश मिलता है, आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको क्या सीख मिलती है, या इस कहानी का मोरल क्या है। और इवन यहाँ तक कि आपने बहुत सारी कहानियाँ अपने स्कूल टाइम में लिखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। ये सारी कहानियाँ क्या होती हैं, एक लास्ट में एक मोरल देती हैं, हम लिखते भी हैं ना मोरल या सीख या संदेश, तो लिखने में भी लिखा जाता है। तो इस तरह से कहानी शिक्षण के महत्व के अंतर्गत ये नैतिक विकास में भी सहायक है। इसके बाद कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कहानी में, जो हम सुन रहे हैं कहानी में, उसके साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करना, ये होती है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति मतलब सपनों की दुनिया में खो जाना, यही होता है कल्पना शक्ति। तो जैसे इसका उदाहरण आप अपने आप पे जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ उस पर लागू करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या है, जब मूवी देखने जाते हैं तो एक कहानी ही होती है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, कल्पना शक्ति में खो जाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और आप देखा करो, अगर आप भी कोई कहानी पढ़ रहे हैं ना जिस टाइम पे, और अगर उस कहानी में संवेदनशीलता है तो आप भी उस कहानी से जुड़ जाओगे, आपको सेम वैसा ही सीन दिखाई देने लगेगा। जैसे मान लो एक गांव था, उस गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर बनने लग जाती है कि ऐसे गांव है, ऐसे उसमें एक गरीब किसान रहता है, ऐसे उसका घर बना हुआ है टूटा फूटा सा, ऐसे उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक वो खेत में काम करता है। और इस तरह से जो पढ़ते जाओगे, यहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति चलती जाएगी, आप अपने आप से इमेजिनेशन करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे कहानी जुड़ती जाएगी, ये है कल्पना शक्ति। और आप सभी को ये पता होगा कि कल्पना शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बहुत से विकास के अंतर्गत, बहुत सी डेवलपमेंट्स करती हैं ये कल्पना शक्ति। अगर आपने बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है तो इसके अंतर्गत कल्पना शक्ति अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कल्पना शक्ति के दम पर बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये क्या करती है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास करती है। इसके साथ ही यानी कल्पना शक्ति का मतलब आप ये कह सकते हो सृजनात्मकता को बढ़ाती है उसमें, ठीक है, क्रिएटिविटी, जो उसके अंदर उसके गुण छुपे हुए हैं, जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर लेकर के आती है। इसके बाद है नीरसता को सरसता में बदल देती हैं। कहानियां क्या करती हैं, नीरसता को सरसता में बदल देती हैं। यानी अगर आप बहुत ही उदास फील कर रहे हैं, बोरिंग फील कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप कोई कहानी पढ़ लें। कहानी पढ़ने के रूप में क्या करें, आप कोई मूवी देख लें, फिल्म देख लें। इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। इवन यहाँ तक कि लोग वीकेंड्स पे इसीलिए ही मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये कहानियां क्या करती हैं, नीरसता को यानी जो बोरिंगनेस हमें फील हो रही है उसको सरसता में, अच्छेपन में हमें बदल देती हैं, जिससे कि हमें अच्छा फील होने लगता है। तो ये भी कहानी शिक्षण का एक गुण है। अगर बच्चे
छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ करके बहुत ही बोर हो चुके हैं। तो आप क्या करें, लास्ट में जब आपने उनको इतना सारा वर्क करा दिया है तो अब आप क्या करें, एक छोटी सी उनको कहानी सुना दें। ठीक है, 5 मिनट की कोई कहानी सुना दें, 5 मिनट लगा करके अच्छे से कोई अच्छी सी कहानी सुना दें जिसमें कि कोई ना कोई मैसेज छुपा हो। तो बच्चे देखिएगा एकदम उनकी थकान दूर हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से साहित्यिक अनुराग उत्पन्न करने में सहायक, साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में सहायक। देखिए, आप सभी हिंदी साहित्य पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य में हमारी बहुत सारी विधाएं लगी होती हैं, है ना। तो अब वो विधाओं के अंतर्गत हम कितना सा मैटर पढ़ते हैं। आप ये देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, या थर्ड ग्रेड तो नहीं, उसमें तो एक कॉमन व्याकरण आती है, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सा साहित्य पढ़ना पड़ता है, हिंदी साहित्य डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब उसके अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, जैसे बहुत सारे नाटक लगे होते हैं, या बहुत सारी कहानियां हैं, या बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारी आप ये कह सकते हो पद्य का एक भाग लगा होता है। इसके अलावा कुछ निबंध लगे होते हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स लगे होते हैं किताबों के, जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो आप 9 से लेकर के 12 तक की किताबें पढ़ते हो। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आप 10, 11 से लेकर के BA लेवल तक की, और फिर कुछ MA की किताबें भी आएंगी, उनको पढ़ते हो। तो इस तरह से आपको मतलब काफ़ी सारा मैटर पढ़ना होता है, और ये सारा काफ़ी सारा मैटर पढ़ना ना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन जहाँ पे कहानियों की बात आती है तो हम कहानियों को वहाँ पे फटाक से याद कर लेते हैं, अच्छे से हमें याद हो जाती हैं। वो क्यों याद हो जाती हैं, और ये हेल्प भी बहुत करती है अगर सिलेबस में लगी होती है। ये कहानियाँ ही हैं जो लिटरेचर के प्रति हमें अट्रैक्ट करती हैं। अदरवाइज साहित्य पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना किसी को भी अच्छा ना लगे, बोरिंग लगेगा। लेकिन ये कहानियाँ साहित्य में जान फूंक रही हैं, बच्चों को साहित्य की ओर या साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में, यानी साहित्य के साथ जोड़ने में ये कहानियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साहित्य से बच्चे जुड़ जाते हैं, यहाँ तक कि जो साहित्य पढ़ना उन्हें बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है, उसके साथ भी वो अच्छे से जुड़ जाते हैं, उसको भी वो अच्छे से समझ आते हैं। तो ये कहानियाँ जो साहित्य की, आप ये कह सकते हो थोड़ी सी जो बोरिंगनेस है, चाहे आप उसका इतिहास में जाकर के काल विभाजन पढ़ते हैं, साहित्य का काल विभाजन पढ़ें, या फिर साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको पढ़ें, क्योंकि विभिन्न कालों में फिर हम विभिन्न कालों की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं वहाँ पे जब काल विभाजन के बाद। इसके अलावा नामकरण पढ़ते हैं, इसके अलावा जो हमारी बहुत सी आगे जो प्रवृत्तियाँ चलती गई उनको पढ़ते हैं। प्रयोगवाद क्या है, छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, नई कविता क्या है, समकालीन कविता क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, निबंध क्या है। इस तरह से जो पत्रकारिता भी आ जाता है इसमें, तो बहुत सारा इसका वाइड आप कह सकते हो सिलेबस होता है। लेकिन जहाँ पे कहानियों की बात होती है, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें याद रखना, या परीक्षा की दृष्टि से उन्हें अच्छे से सीखना, पढ़ना, ये बहुत ही आसान होता है। तो ये कहानियाँ क्या करती हैं, ये कहानियाँ हमें साहित्य के प्रति बहुत ही जुड़ाव महसूस कराती हैं, जो साहित्य में बोरिंगनेस होती हैं उसे दूर करती है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये कहानियाँ क्या करती हैं, नीरसता को सरसता में बदलती हैं। ठीक है, तो ये है कहानी शिक्षण का महत्व। मनोरंजन का साधन है, हमारा मनोरंजन हो जाता है इससे, नैतिक विकास में सहायक है। नैतिक विकास का मतलब कोई ना कोई संदेश देती है। इवन यहाँ तक कि हम भी इन कहानियों के माध्यम से बच्चों में जो भी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, उनमें जो भी कुछ गलत है, आदतें हैं, चाहे उनकी गलत है या उनका व्यवहार सही नहीं है, तो उनकी आदतों या व्यवहार को सही कर सकते हैं, जिससे कि उनका नैतिक विकास अच्छे से हो सके। और कल्पना शक्ति के विकास में सहायक होती हैं ये कहानियाँ, नीरसता को सरसता में बदलती हैं, और इसके साथ ही साहित्य के प्रति अनुराग पैदा करती हैं। तो ये है कहानी शिक्षण। ठीक है, नाटक शिक्षण हम पढ़ चुके हैं, कहानी शिक्षण हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये जो पिछली क्लास का पेंडिंग था
वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये टॉपिक आपको पता ही है। और अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे मैंने इसे बहुत ही उदाहरणों से बताया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथा वस्तु के प्रकार बताए हैं, ये सब कुछ बताया वहाँ, ठीक है। तो आप क्या करें, दोनों वीडियोस को देख लें, दोनों क्लासेस को देख लें, जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।